आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुग़ल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। मुग़ल प्रशासन में भी केंद्रीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे थे और केंद्रीय प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे उनका हमने अध्ययन किया, जैसे वकील अथवा वजीर, दीवान, खान ए सामा, सद्र ए सुदूर, काजी उल कुजात आदि का हमने अध्ययन किया है। इसी प्रकार केंद्रीय प्रशासन में अभी कुछ 5 से 7 अधिकारी और बचे हुए हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। और केंद्रीय प्रशासन के बाद फिर हम बात करेंगे प्रांत को सूबा कहा जाता था, वो आगे हम बात करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन में हमने काजी उल कुजात से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे चर्चा की थी और हमने न्याय के बारे में चर्चा की थी कि बुधवार को न्याय किया करते थे, मुख्य रूप से बुधवार को न्याय किया करते थे। तो उससे संबंधित 2 लाइनें और हैं, जैसे हुमायूं, अकबर और जहांगीर ने प्रजा को सीधे आवेदन पत्र भेजने का अधिकार दिया था। इसी प्रकार हुमायूं ने न्याय के लिए ढोल की व्यवस्था की थी और जहांगीर के द्वारा जंजीर की व्यवस्था की गई थी। तो 2 लाइनें लिखने के बाद इसके बाद जो भी अधिकारी और बचे हुए हैं केंद्रीय प्रशासन से, जैसे मुहतसिब है, मीर ए बर है, मीर ए बहर है, वाकिया नवीस है, तो कुछ अधिकारी बचे हुए उनका भी हमें अध्ययन करना है। तो जो कल वाला वीडियो था, कल वाला जो टॉपिक था, उसमें हमें 2 लाइनें और नोट करनी है। एक तो हुमायूं, अकबर व जहांगीर ने, उसी में नोट कर लेना आप, हुमायूं, अकबर एवं जहांगीर ने प्रजा को सीधे आवेदन पत्र भेजने की इजाज़त दी। यानी सीधे केंद्र के पास, राजा के पास आवेदन पत्र भेज सकते थे, इजाज़त दी या दे रखी थी। हुमायूं, अकबर और जहांगीर ने प्रजा को सीधे आवेदन पत्र भेजने की इजाज़त दे रखी थी। इसी प्रकार हुमायूं ने शिकायतों के लिए न्याय ढोल, हुमायूं ने शिकायतों के निवारण के लिए न्याय ढोल व जहांगीर ने जंजीर ए अदली की व्यवस्था की थी। जंजीर ए अदली की व्यवस्था करवाई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर ने प्रजा को सीधे आवेदन पत्र भेजने की इजाज़त दे रखी थी और हुमायूं ने शिकायतों के निवारण के लिए न्याय ढोल और जहांगीर ने जंजीर ए अदली की व्यवस्था करवाई। इसी प्रकार एक अधिकारी आता है आपका मुहतसिब। एक अधिकारी है मुहतसिब। देखिए, जो मुहतसिब है ये सार्वजनिक आचार नियंत्रण का अधिकारी था। सार्वजनिक आचार नियंत्रक अधिकारी था। एक तो सार्वजनिक आचार नियंत्रक अधिकारी था। सार्वजनिक आचार नियंत्रक अधिकारी कौन था? मुहतसिब। और इसकी जो नियुक्ति है वो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। इसकी नियुक्ति औरंगजेब द्वारा
की गई थी। जो मुहतसिब है ये सार्वजनिक आचार नियंत्रक अधिकारी होता था और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा। इसी प्रकार दोस्तों औरंगजेब के समय हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की जिम्मेदारी भी इसे दी गई थी। ध्यान रखना है, औरंगजेब के समय हिंदू मंदिरों व पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य भी दिया गया। औरंगजेब के समय इसी मुहतसिब नामक अधिकारी को हिंदू मंदिर और पाठशाला तोड़ने का कार्य दिया गया। अब इसके कार्य क्या थे, वो कार्य देखिए। एक तो प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना, जैसे अपन बात करें इसके कार्य क्या क्या हैं। नंबर 1, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना। इसी प्रकार शरीयत के विपरीत होने वाले कार्यों को रोकना। शरीयत यानी इस्लामी कानून, शरीयत के विपरीत कार्यों को रोकना। इसी प्रकार सार्वजनिक रूप से मादक पदार्थों के सेवन को रोकना। नंबर 3, सार्वजनिक रूप से मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना। और एक इनका कार्य था जुआ घरों एवं वेश्यावृत्तियों पर नियंत्रण रखना। नंबर 4, जुआ घरों व वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण रखना। तो मुहतसिब नामक जो अधिकारी है ये सार्वजनिक आचार नियंत्रक अधिकारी था और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा। इसी प्रकार कुछ अन्य अधिकारी हैं वो भी देख लीजिए। मीर ए आतिश, मीर ए आतिश ये तोप खाने का प्रमुख होता था। तोप खाने का प्रमुख। मीर ए आतिश तोप खाने का प्रमुख होता था। इसी प्रकार मीर ए बर, मीर ए बर ये वन विभाग का प्रमुख होता था। वन विभाग का प्रमुख, वन विभाग का प्रमुख। इसी प्रकार एक अधिकारी है मीर ए बहर, मीर ए बहर तो ये नौसेना का प्रमुख होता था। नौसेना का प्रमुख मीर ए बहर नौसेना का। एक था मुसद्दी बंदरगाह का प्रमुख, मुसद्दी ये बंदरगाहों का प्रमुख होता था। बंदरगाहों का प्रमुख। एक था मीर ए तुजुक, मीर ए तुजुक ये धार्मिक उत्सवों का आयोजन करता था।
धार्मिक उत्सवों का आयोजन करने वाला। एक वाकियानवीस, वाकियानवीस ये समाचार पत्र एवं गुप्त। तो देखिए दोस्तों, हम केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जो अन्य अधिकारी थे उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो मीर ए आतिश तोपखाने का प्रमुख, मीर ए बर वन विभाग का प्रमुख, मीर ए बहर नौसेना का प्रमुख, मुसद्दी ये बंदरगाहों का प्रमुख होता था, मीर ए तुजुक धार्मिक उत्सवों का आयोजन करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद हमने बात की वाकियानवीस, ये समाचार पत्र व गुप्तचर विभाग से जुड़ा हुआ था। एक है खुफिया नवीस। खुफिया नवीस केंद्र के पास गुप्त सूचनाएं भेजने का कार्य करता था। केंद्र के पास गुप्त सूचनाएं भेजने का कार्य कौन करता था? खुफिया नवीस। मीर ए अर्ज ये प्रार्थना पत्रों की देखरेख करता था, यानी सम्राट के पास जो भी प्रार्थना पत्र आते थे उनकी देखरेख करने का कार्य कौन करता था? मीर ए अर्ज। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मीर ए अर्ज यानी बादशाह के पास जो भी प्रार्थना पत्र आते थे उनकी देख रेख करने का कार्य कौन करता था? मीर ए अर्ज। एक है हरकारा। हरकारा जासूस एवं संदेशवाहक। जासूस एवं संदेशवाहक को हरकारा कहा जाता था। और एक है वित्तिचकी। वित्तिकची यानी प्रांतों के भूमि एवं लगान के कागजों को तैयार करना। प्रांतों के भूमि एवं लगान के कागजों को तैयार करने का कार्य कौन करता था? वित्तिचकी। तो मुहतसिब ये सार्वजनिक आचार नियंत्रक अधिकारी था। इसी प्रकार हुमायूं ने शिकायतों के निवारण के लिए न्याय ढोल और जहांगीर ने जंजीर ए अदली की व्यवस्था करवाई थी। तो दोस्तों ये हुआ आपका केंद्रीय प्रशासन। हमने अभी तक जो मुगल प्रशासन में 3 बिंदुओं पे चर्चा की है। एक तो मुगल राजत्व, एक मुगल प्रशासन का स्वरूप, और हमने बात की केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन में जो भी अधिकारी थे सभी अधिकारियों का हमने यानी कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो होगा आपका प्रांतीय शासन। कितने क्या प्रांत थे, किसके समय प्रांतों की संख्या क्या थी, उनका अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुगलकालीन प्रांतीय शासन। मुगलकालीन प्रांतीय शासन, प्रांत को सूबा कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। और अकबर ने 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था। सर्वप्रथम 12 प्रांतों में विभाजित किया, लेकिन शासन के अंतिम वर्षों में इसकी संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। तो प्रारंभ में 12 प्रांत थे, लेकिन अकबर के समय ही प्रांतों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 15। तो आइए हम बात करते हैं। जिस प्रकार केंद्र में मुख्य होता था वकील या वजीर, यहाँ मुख्य रूप से प्रांतों में जो मुखिया होगा वो होगा सूबेदार। वो कौन होगा? सूबेदार। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन। तो मुगल काल में संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में, संपूर्ण साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया। और ध्यान रखना है, जो प्रांत है, प्रांत को क्या कहा गया? सूबा। मुगल काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। अकबर ने 1580 में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया। अकबर ने 1580 ईस्वी में साम्राज्य को
12 प्रांतों में विभाजित किया। प्रांतों में विभाजित किया, लेकिन शासन के अंतिम वर्षों में ये जो संख्या है, इस संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 15 हो गई। तो प्रारंभ में तो इन्होंने 12 प्रांतों में विभाजित किया था, लेकिन शासन के अंतिम वर्षों में इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 15। अब देखिए अकबर के समय कौन कौन से प्रांत थे उनको देख लीजिए। अकबर के समय जो प्रांत हैं वो कौन कौन से हैं, वो प्रांत देख लीजिए। प्रांतों के नाम कौन कौन से हैं, यानी कौन से 15 प्रांत हैं, उन प्रांतों के नाम क्या हैं। देखिए, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध। दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, गुजरात, मालवा, अजमेर। दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, गुजरात, मालवा, अजमेर, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार। तो प्रारंभ में 12 प्रांत थे, बाद में बढ़कर 15 हो गए। देखिए इसके बाद काबुल, लाहौर, मुल्तान। काबुल, लाहौर और मुल्तान। तो प्रारंभ में ये 12 प्रांत थे। ध्यान रखना है, राजस्थान का कौन सा प्रांत, राजस्थान में किसे प्रांत बनाया गया था? अजमेर को। तो दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, गुजरात, मालवा, अजमेर, बंगाल, बिहार, काबुल, लाहौर और मुल्तान। तो ये टोटल हो गए 12। ये संख्या कितनी हो गई आपकी? 12। उसके बाद 3 जो प्रांत थे, 3 प्रांत, तो देखिए ये तो 12 हो गए। अंतिम समय में जो 3 जुड़े, बरार, खानदेश और अहमदनगर, प्लस की बात करें, जो 3 हैं, बरार, खानदेश और अहमदनगर। बरार, खानदेश और अहमदनगर। तो टोटल कितने हो गए आपके? 15। अकबर ने प्रारंभ में अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था, लेकिन अंतिम समय में प्रांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 15। जहांगीर के समय भी प्रांतों की संख्या यही रही। यद्यपि उसने कांगड़ा को जीत लिया था, लेकिन कांगड़ा को लाहौर में ही मिला दिया था, कांगड़ा को लाहौर का हिस्सा बनाया। तो जहांगीर के समय भी प्रांतों की संख्या 15 रही। जहांगीर के समय संख्या कितनी रही? 15। जहांगीर ने कांगड़ा को जीतकर लाहौर में मिलाया। तो जहांगीर के समय भी प्रांतों की संख्या कितनी रही? 15। शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या होती है 18। शाहजहां के समय संख्या हो गई 18। शाहजहां के समय प्रांतों की संख्या कितनी है? 18। शाहजहां के समय 3 नए प्रांत बने, एक तो कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा। जैसे हम शाहजहां के समय की बात करें तो शाहजहां के समय कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा, ये जो तीनों हैं, तीनों अलग अलग किए गए। जैसे जो आपका कश्मीर है,
ये तो लाहौर से अलग किया गया था। कश्मीर को कहाँ से, कौन से प्रांत से अलग किया गया? लाहौर। थट्टा को किया गया था मुल्तान से, थट्टा को मुल्तान से, और उड़ीसा को बंगाल से, उड़ीसा को बंगाल से। तो अकबर के समय टोटल की यदि हम बात करें 15, जहांगीर के समय 15, शाहजहाँ के समय संख्या बढ़कर होती है 18, क्योंकि 3 नए प्रांत बने, कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा। तो लाहौर से कश्मीर, मुल्तान से थट्टा और बंगाल से उड़ीसा। औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या 20 थी, कई जगह 21 ही माना जाता है, 20 या 21 माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बीजापुर गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। तो औरंगजेब के समय जो प्रांतों की संख्या है 20 अथवा 21, कई जगह 20 है, कई जगह 21, क्योंकि औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687, औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर व 1687 में गोलकुंडा को जीतकर साम्राज्य का हिस्सा बनाया, या नए प्रांत बनाए, नए प्रांत बनाए। तो औरंगजेब के समय कई जगह 20, कई जगह 21 भी दे रखा है, तो हमें याद रखना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे एग्जाम में। बीजापुर और गोलकुंडा, 1686 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा को जीतकर नए प्रांत बनाए। अब जिस प्रकार केंद्रीय प्रशासन के जो अधिकारी होते थे, इसी प्रकार प्रांतों में प्रांतों के भी अधिकारी होते थे। और पहला अधिकारी आपका सूबेदार, सिपह सालार अथवा नाजिम। पहला अधिकारी है सूबेदार, सिपह सालार अथवा नाजिम। तो ये सूबे का सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा। हम बिंदु दर बिंदु बात करें, सूबा का सर्वोच्च अधिकारी सूबे में कानून व्यवस्था संचालित करना, सूबा में कानून व्यवस्था स्थापित करना, सूबे में कानून व्यवस्था स्थापित करने का कार्य भी कौन करता था? सूबेदार करता था। ये सैनिक व असैनिक अधिकारी होता था, सैनिक और असैनिक अधिकारी होता था। तो इसके पास सेना से संबंधित भी अधिकारी होते थे और असैनिक अधिकार भी होते थे। सूबे के अधिकारी इसके अधीन होते थे। सूबे के अन्य अधिकारी अधीन होते थे। सूबे के जो अन्य अधिकारी हैं वो इसी के अधीन हुआ करते थे। इसी प्रकार बादशाह इसके ऊपर नियंत्रण व विशेष, बादशाह इस पर नियंत्रण व विशेष अधिकार देता था, इसके ऊपर नियंत्रण भी रखता था और इसे विशेष अधिकार भी देता था। जैसे उदाहरण के लिए जो गुजरात का
उदाहरण के लिए देखिए, गुजरात का जो सूबेदार था टोडरमल, टोडरमल को राजपूत सरदारों से संधियां और मनसब प्रदान करने का अधिकार दे रखा था। तो उदाहरण के लिए गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत सरदारों के साथ संधियां स्थापित करने व मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया। तो ये अधिकार कौन दे रहा है? अकबर। तो जिस प्रकार केंद्र में वजीर या वकील प्रमुख होता था, उसी प्रकार प्रांत में प्रमुख कौन होता था? सूबेदार, सिपह सालार या नाजिम। तो ये सूबेदार से संबंधित ये मुख्य बिंदु थे। और इसी प्रकार हम प्रांतीय शासन की बात करें तो अकबर के समय प्रारंभ में प्रांतों की संख्या 12 थी, अंतिम समय में 15, जहांगीर के समय 15 होती है, शाहजहाँ के समय संख्या होती है 18, क्योंकि इन्होंने कश्मीर लाहौर से अलग किया, ठट्टा मुल्तान से, उड़ीसा बंगाल से। औरंगजेब के समय 20, कई विद्वानों ने 21 भी माना है। 86 में बीजापुर और गोलकुंडा 87 में जीत कर नया प्रांत बनाया। और प्रांत का जो प्रमुख होता था, मुख्य या सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो कौन था? सूबेदार, सिपह सालार अथवा नाजिम। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो प्रांतीय शासन में हमने सूबेदार का अध्ययन कर लिया है। सूबेदार के बाद देखिए एक पद है प्रांतीय दीवान। जिस प्रकार केंद्र में भी दीवान का पद होता था, उसी प्रकार प्रांतों में भी दीवान का पद है। तो दीवान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखिए। एक तो ये वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था, और इस पद का जो सृजन है वो अकबर ने 1586 में किया था। जो प्रांतीय दीवान है ये वित्तीय मामलों का प्रमुख, अकबर के द्वारा इस पद का सृजन कब किया गया? 1586 में। अकबर ने इसे वित्तीय अधिकार दे दिए। इस प्रकार सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो दोस्तों, अकबर ने सूबेदार की स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1586 में प्रांतीय दीवान की नियुक्ति की, या प्रांतीय दीवान के पद को सृजित किया था। इसे वित्तीय अधिकार दिए तो सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये जो प्रांतीय दीवान है, ये केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था, न कि सूबेदार के प्रति, न कि सूबेदार के प्रति। ये जो प्रांतीय दीवान था, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण लाइन है, प्रांतीय दीवान किसके प्रति उत्तरदायी होता था? सूबेदार के प्रति उत्तरदायी न होकर ये केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी था। प्रांतों में जो दीवानी मुकदमे होते थे उनका निर्णय करता था, प्रांतों में दीवानी मुकदमों का निर्णय करता था। और इसकी जो नियुक्ति है, देखिए, केंद्रीय दीवान की सिफारिश पर ही इसकी नियुक्ति होती थी। केंद्रीय दीवान की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती थी, इसीलिए ये केंद्रीय दीवान के प्रति ही उत्तरदायी होता था। सूबेदार व दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते थे। सूबेदार और दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित रखते थे। तो केंद्रीय दीवान की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती थी। तो सामान्य सी बात है, ये केंद्रीय दीवान के प्रति ही उत्तरदायी होगा, न कि सूबेदार के प्रति। तो जिस प्रकार केंद्र में दीवान था, उसी प्रकार प्रांतों में भी दीवान था। सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर के द्वारा 1586 में प्रांतीय दीवान का पद सृजित किया जाता है और इसे वित्तीय अधिकार दे दिए जाते हैं। इस प्रकार सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद अगला विभाग है प्रांतीय बख्शी। जिस प्रकार केंद्र में बख्शी था, उसी प्रकार प्रांतीय बख्शी।
तो सामान्य सी बात है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। इसकी नियुक्ति, ये महत्वपूर्ण है, इसकी जो नियुक्ति है वो मीर बख्शी की सिफारिश पर, यानी केंद्र में जो मीर बख्शी है उसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती थी। तो एक तो ये सैनिक विभाग का प्रमुख हो गया, इसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिश पर। कभी कभी सूबे का वाकिया नवीस भी बना दिया जाता था, यानी सूचना देने वाला वाकिया नवीस भी बना दिया जाता था। जब इसे वाकिया नवीस बना दिया जाता था तो ऐसी स्थिति में सूबे की जो सभी सूचनाएं हैं वो केंद्र को भेजने का कार्य कौन करता था? प्रांतीय बख्शी ही किया करता था। तो प्रांतीय बख्शी सैनिक विभाग का प्रमुख, नियुक्ति केंद्र के मीर बख्शी द्वारा की जाती थी। इसे कभी कभी सूबे का वाकिया नवीस बना दिया जाता था, और जब इसे वाकिया नवीस बना दिया जाता था तो प्रांत या सूबे की जो भी सूचनाएं होती थी ये केंद्र को पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? प्रांतीय बख्शी। इसके बाद है प्रांतीय सद्र। तो सद्र का कार्य हमने वहाँ भी देखा था, तो न्यायिक और ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। इसे काजी भी कहा जाता था। प्रांतीय सद्र, वहाँ हमने बात की थी सद्र उस सुदूर, वहाँ हमने बात की थी सद्र उस सुदूर, और काजी उल कुजात। यहाँ है प्रांतीय सद्र, ये न्यायिक व धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। इसे काजी भी कहा जाता था, इसे काजी भी कहा जाता था। मुख्य काजी के नियंत्रण में कार्य करता था, यानी प्रांतों के जो अधिकारी हैं, अभी तक हमने अध्ययन किया है प्रांतों के जो भी अधिकारी हैं वो केंद्र के अधिकारियों के, संबंधित विभाग के अधिकारियों के नियंत्रण में ही कार्य कर रहे हैं। तो ये मुख्य काजी के नियंत्रण में कार्य करता था, और कभी कभी सद्र व काजी का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। साधारणतया सद्र व काजी का जो पद है एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। एक है कोतवाल, प्रांतीय राजधानी में कानून की देखभाल करना। प्रांतों की जो राजधानी है, संपूर्ण प्रांत में देखभाल करने का कार्य सूबेदार किया करता था। संपूर्ण प्रांत में कानून व्यवस्था का संचालन करने का कार्य किसके अधीन था? सूबेदार के। लेकिन प्रांतीय जो राजधानी है, बड़े बड़े जो नगर हैं, प्रांतीय राजधानी और जो बड़े बड़े नगर हैं, वहाँ कानून की देखभाल करने का कार्य कौन करेगा? कोतवाल करेगा। ये एक सैनिक अधिकारी होता था और उसकी अधीनता में अनेक सैनिक होते थे। तो यानी इसके पास सेना भी होती थी। एक अधिकारी है मीर ए अदल। मीर ए अदल, सर्वप्रथम इसकी नियुक्ति अकबर के द्वारा की गई। तो मीर ए अदल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। और इसका कार्य क्या था? उत्तराधिकार, अनुदान व अन्य विवादों का निपटारा करना। उत्तराधिकार, अनुदान व अन्य विवादों का निपटारा करने का कार्य कौन करता था? मीर ए अदल, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? अकबर। तो कोतवाल प्रांतीय राजधानी और बड़े बड़े नगरों में कानून की देखभाल करता था, और प्रांतीय सद्र ये धार्मिक न्यायिक कार्य, काजी मुख्य काजी के नियंत्रण में कार्य करता था। प्रांतीय बख्शी ये केंद्रीय मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करता था, उसकी नियुक्ति ये ही करता था। और प्रांतीय दीवान ये केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था, क्योंकि इसकी नियुक्ति इसी केंद्रीय दीवान की सिफारिश पर की जाती थी, ये सूबेदार के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो दोस्तों ये हुआ आपका प्रांत। और मुगल काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे सरकार। प्रांत के बाद सरकार की चर्चा करेंगे। सरकार, जिला, सरकार यानी जिला। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, और उसके बाद है सरकार अथवा जिला। सरकार अथवा जिला, ये कुछ नहीं, सामान्य फैक्ट हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। तो जिस प्रकार केंद्र में वकील, प्रांतों में सूबेदार, उसी प्रकार सरकार यानी जिला, यहाँ प्रमुख कौन होता था? फौजदार। यहाँ कौन होता था सरकार में? फौजदार। तो कानून व्यवस्था की देखरेख करना, ये एक सैनिक अधिकारी होता था। बादशाह नियुक्ति करता था, ध्यान रखना है, जो सरकार में फौजदार था उसकी नियुक्ति कौन करता था? बादशाह। लेकिन ये सूबेदार की अधीनता में कार्य करता था। इसकी नियुक्ति तो कौन करता था? बादशाह। लेकिन ये सूबेदार की अधीनता में कार्य करता था। ये चोर लुटेरों से प्रजा की रक्षा करता था, कर वसूल करने में अमल गुजार का सहायक होता था। और वही कंडीशन है, फौजदार
व अमल गुजार एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन स्थापित रखते थे। तो दोबारा देख लीजिए, सरकार या जिला में प्रमुख अधिकारी कौन है? फौजदार। तो फौजदार कानून व्यवस्था की देखरेख करना, ये सैनिक अधिकारी होता था। नियुक्ति इसकी बादशाह के द्वारा की जाती थी, इसकी नियुक्ति बादशाह करता था, लेकिन ये सूबेदार की अधीनता में कार्य करता था। किसकी अधीनता में कार्य करता था? सूबेदार। चोर लुटेरों से प्रजा की रक्षा करना, कर वसूल करने में अमल गुजार का सहायक होता था। फौजदार व अमल गुजार एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन रखते थे। फौजदार व अमल गुजार एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन रखते थे। इसके बाद है अमल गुजार, ये वित्तीय अधिकारी होता था, भू राजस्व एकत्रित करने का कार्य करता था और ये सूबा के दीवान के अधीन होता था। तो सेम वही कंडीशन चल रही है, यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी यहाँ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अमल गुजार वित्तीय अधिकारी, भू राजस्व एकत्रित करना, सूबे के दीवान के अधीन कार्य करता था। एक है वित्तचकी, अमल गुजार के अधीन ये लिपिक होता था। वित्तचकी अमल गुजार के अधीन क्या होता था? एक लिपिक होता था। और किसानों से लगान वसूली की जो रसीद है, वो रसीद देने का कार्य कौन करता था? वित्तचकी ही करता था। तो फौजदार, अमल गुजार और वित्तचकी। इसके बाद है खजानदार, ये अमल गुजार के अधीन खजांची होता था। नाम से पता चल रहा है खजानदार, अमल गुजार के अधीन खजांची होता था और ये सरकारी खजाने की सुरक्षा का कार्य करता था। इसका मुख्य उत्तरदायित्व होता था सरकारी खजाने की सुरक्षा करना। इसके बाद है काजी, ये सरकार, नाम से पता चल रहा है काजी सरकार, तो वो डाउट ही नहीं है, न्यायिक कार्य करता था। और औरंगजेब के समय काजी ने जजिया व ज़कात कर वसूल किए थे। औरंगजेब के समय जो काजी थे उसने जजिया व ज़कात वसूल किए। तो दोबारा देख लीजिए, सरकार में एक तो है फौजदार, अमल गुजार, वित्तचकी, खजानदार और काजी है लश्कर। जिस प्रकार केंद्र में वकील की स्थिति है, यहाँ फौजदार है, केंद्र में दीवान है, यहाँ अमल गुजार है। इसी प्रकार ये लिपिक का कार्य करता है, ये खजानदार है, नाम से पता चल रहा है। काजी ए सरकार, ये सरकार में न्यायिक कार्य करता था। जैसे हमने बात की थी काजी ए लश्कर, सेना के साथ चलने वाले काजी को काजी ए लश्कर कहा जाता था। और परगना, इसके बाद है परगना अथवा तहसील। तो केंद्र, प्रांत, प्रांत के बाद हमने बात की सरकार, इसके बाद परगना अथवा तहसील। परगना अथवा तहसील, आपको याद हो मैंने चर्चा भी की है कि परगना और सरकार के बीच चकला नामक इकाई का गठन शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। जो चकला है, ये इसका गठन किस किस के मध्य है? एक तो आपका सरकार व परगना के मध्य गठित इकाई। तो सरकार और परगना के मध्य गठित इकाई चकला, जो किसके समय गठित की गई थी? शाहजहाँ के समय गठित की गई थी, ध्यान रखना है। इसके बाद परगने में अधिकारी देखिए, सिकदार परगना का प्रमुख अधिकारी, फौजदार सरकार का प्रमुख अधिकारी, परगने में शांति व्यवस्था, वही कार्य वहाँ है, कानूनों की व्यवस्था करना, शांति व्यवस्था करना। आमिल, ये वित्तीय अधिकारी होता था, लगान वसूल करने का कार्य। देख लीजिए सेम कंडीशन है, अमल गुजार वित्तीय अधिकारी होता था, भू राजस्व एकत्रित करता था। तो यहाँ इसका नाम आमिल है, परगना में आमिल है, तो सरकार में इसका नाम क्या है? अमल गुजार। ये फौजदार सरकार में है और ये सिकदार किस में है? परगना में है। केवल नाम याद रखने, बाकी गतिविधियां लगभग एक जैसी हैं। तो आमिल वित्तीय अधिकारी था, लगान वसूल करने का कार्य करता था। अकबर ने शासनकाल के 18वें वर्ष में, ये जरूर याद रखना, 1 करोड़ दाम यानी 25,000 की आय वाले परगने में आमिल नियुक्त किया, जिसे करोड़ी कहा गया। ये जरूर ध्यान रखें। आमिल, तो आमिल का संबंध किससे है? परगना से है या तहसील से? परगना यानी मुगल काल में परगना कहा जाता था और वर्तमान स्वरूप में इसे तहसील कहा जा सकता है। तो आमिल की जो नियुक्ति है, आमिल की जो नियुक्ति है, यानी अकबर ने शासन के 18वें वर्ष में 1 करोड़ दाम यानी 25,000 की आय वाले परगने में आमिल नियुक्त किया, जिसे करोड़ी कहा गया। जिसे क्या कहा गया? करोड़ी। और अकबर ने कुल कितने करोड़ी नियुक्त किए? 182 करोड़ी नियुक्त किए थे अकबर ने, कुल 182 करोड़ी नियुक्त किए। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, हम परगने के प्रशासन की बात कर रहे हैं। एक परगने में अधिकारी है फौतदार, एक परगने में अधिकारी है फौतदार। ये परगने का खजांची होता था और खजाने की सुरक्षा करना इसका मुख्य उत्तरदायित्व होता था। परगने में जो फौतदार था, परगना का खजांची, और इसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता था? खजाने की सुरक्षा करना। एक है कानूनगो, ये परगने के पटवारियों का प्रमुख होता था। लगान व कृषि संबंधी कागजात तैयार करना और राजस्व जमा करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता था। तो फौतदार तो खजांची होता था, और जो कानूनगो है वो परगने के जो पटवारी हैं उनका प्रमुख होता था। लगान व कृषि संबंधी कागजात तैयार करता था। राजस्व जमा करने का कार्य भी कौन करता था? कानूनगो करता था। एक शब्द आता है कारकुन, ये परगने में लिपिक होता था। परगने में जो लिपिक होता था उसे कारकुन कहा जाता था। कानूनगो पटवारियों का प्रमुख होता था। कारकुन परगने में लिपिक होता था, ये कागजात तैयार करता था। ये भी कृषि संबंधी कागजात तैयार करता था। तो कारकुन लिपिक, कारकुन को परगने में लिपिक कहा गया, और कानून को परगने में पटवारियों का प्रमुख होता था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। शाहजहां ने परगने में जजिया वसूल करने के लिए अमीन की नियुक्ति की। औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया वसूल करने के लिए अमीन की नियुक्ति की थी। तो शाहजहां ने तो परगने में अमीन की नियुक्ति की जजिया वसूल करने के लिए, और औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया वसूल करने के लिए अमीन की नियुक्ति की। शाहजहां ने परगना में 2 या 2 से अधिक कानूनगो की नियुक्ति शुरू की। औरंगजेब ने इसे वापस बदल दिया। तो ध्यान रखना है, औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया था। तो शाहजहां ने परगना में 2 या 2 से अधिक कानूनगो कौन है? पटवारियों का प्रमुख है। परगने में पटवारियों का प्रमुख है। 2 या 2 से अधिक कानूनगो की नियुक्ति किसने शुरू की थी? शाहजहां ने, और औरंगजेब ने इसे पुनः समाप्त कर दिया। ग्राम प्रशासन की यदि हम बात करें, गांव को क्या क्या कहा जाता था? मौजा, मावदा और दी। मुगल काल में गांव को मौजा, मावदा और दी कहा जाता था। मौजा, मावदा व दी कहा जाता था। गांव का मुखिया ग्राम प्रधान, जिसे खुद मुकदम चौधरी कहा गया, और पटवारी की सहायता के लिए होता था। ग्राम प्रधान, पटवारी ग्राम प्रधान की सहायता कौन करता था? पटवारी। पटवारी इसकी सहायता के लिए होता था, जिसे राजस्व का 1% दस्तरी यानी कमीशन मिलता था। दस्तरी का मतलब क्या हुआ? कमीशन। तो ग्राम प्रधान की सहायता के लिए कौन अधिकारी हुआ करता था? पटवारी। कौन होता था? पटवारी, जिसे राजस्व का 1% दस्तरी यानी कमीशन के रूप में दिया जाता था। तो गाँव को मौजा, मावदा, दी, मौजा, मावदा, दी कहा जाता था। ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता था, जिसे खुद मुकदम चौधरी कहा गया। प्रधान अथवा खुद मुकदम चौधरी की सहायता के लिए कौन होता था? पटवारी, और इसे भू राजस्व का 1% दस्तरी यानी कमीशन के रूप में दिया जाता था। एक शब्द है नागला। मौजा के अंतर्गत जो छोटी छोटी जो बस्तियां होती थी, मौजा यानी गांव, गांव के अंतर्गत जो छोटी बस्तियां होती थी उसे नागला कहा जाता था। एक शब्द है असली, पुराना गांव, पुराने गांव को असली कहा जाता था। एक शब्द है दाखिली, नए गांव को दाखिली कहा जाता था। तो ग्राम प्रशासन की बात कर रहे हैं अपन। नागला जो शब्द है वो मौजा के अंतर्गत छोटी इकाइयों को कहा जाता था। मौजा के अंतर्गत छोटी इकाइयों को नागला कहा जाता था। पुराने गांव को असली कहा जाता था, और नए गांव को दाखिली कहा जाता था। एक शब्द है मावास, एक उपद्रवी क्षेत्र एवं किलेबंद गांव। जो उपद्रवी गांव होता था, जिसको किलेबंद किया जाता था, वो कौन सा कहलाता था? मावास कहलाता था। पटवारी, राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी। मुगल काल में राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी कौन होता था? पटवारी। देखिए, पटवारियों का प्रमुख कौन होगा? कानूनगो। पटवारियों का प्रमुख कौन था? कानूनगो। गांव में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुकदम की होती थी, और मुकदम का जो पद था वो वंशानुगत होता था। मुकदम का जो पद था वो वंशानुगत होता था। तो हम परगने की बात कर रहे थे। परगने में फौजदार एक खजांची होता था, और खजाने की सुरक्षा करने का कार्य होता था। कानून को पटवारियों का प्रमुख होता था। कारकुन ये परगने में लिपिक होता था। शाहजहां ने परगने में जजिया की वसूली के लिए अमीन को नियुक्त किया। औरंगजेब ने ग्रामीण क्षेत्रों में अमीन को नियुक्त किया। शाहजहां ने परगना में 2 या 2 से अधिक कानूनगो की नियुक्ति शुरू की। औरंगजेब ने इसे पुनः समाप्त किया। ग्राम प्रशासन की बात करें, गांव को मौजा
माओदावदी कहा जाता था। मुगल काल में गांव को मोजा माओदावदी कहा जाता था। गांव का मुखिया ग्राम प्रधान को खुद मुकदम चौधरी कहा गया। ग्राम प्रधान की सहायता पटवारी करता था, जिसे राजस्व का 1% दस्तरी यानी कमीशन मिलता था। मोजा के अंतर्गत जो छोटी बस्तियां होती थी उसे नागला कहा जाता था। असली पुराना गांव, दाखिली नया गांव, मावास उपद्रवी क्षेत्र को मावास कहा जाता था। और राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी कौन होता था? पटवारी। राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी पटवारी होता था। गांव में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मुकदम के हाथों में होती थी और मुकदम का जो पद था वो वंशानुगत होता था। मुकदम का पद वंशानुगत होता था। तो दोस्तों, हमने मुगल प्रशासन में एक पार्ट पूरा किया है, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सरकार, परगना, आपका ग्रामीण। और हमने बात की थी कि आपका परगना और सरकार है उसके मध्य चकला नामक जो इकाई है वो शाहजहाँ के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये हुआ आपका प्रमुख प्रशासन से संबंधित बिंदु। अगला जो पार्ट होगा वो होगा मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था और मुगलकालीन शासक वर्ग। शासक वर्ग में अमीर वर्ग, जमींदार और आपका जागीरदारी संकट क्या था उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।